होने लगा क्या रिकॉर्ड? छोटा पड़ जा रहा है, काफ़ी छोटा है। हो गया है, चालू हो रहा है। चलिए, आप लोग कुछ पढ़े थे कल? समझ में आया था? चलिए, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आप ही लोग के प्रॉब्लम का है, तो चलिए करिए, देखते हैं कर पाते हैं आप लोग। इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, आयोटा -2 ब्रैकेट में 2 1 प्लस आयोटा -3 आयोटा -1। इसके पहले हम एक चीज़ आप लोग को बता दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हम लोग जानते हैं ना कि आई की जो वैल्यू क्या होती है, रूट में -1 स्क्वायर करिए तो क्या होगा जी, -1। फिर दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, -i। फिर i⁴ करेंगे, क्या होगा, -i का स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा ना, नहीं 1 होगा। हाँ चलो, या यहाँ इसका यहाँ पे पावर 4 कर दो, इसी पे डायरेक्ट माइनस, अरे i² की वैल्यू -1, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, ठीक है। तो i पे पावर 2n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ध्यान से। और i पे पावर 2n + 1 की वैल्यू क्या होगी जी, i। कैसे, i पे पावर 2n प्लस इंटू आई पे पावर 1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू तो 1 और 1 इंटू आई क्या आएगा, i। तो इन सारे चीज को लेके आप सॉल्व करिए, इवैल्यूएट करिए, फिर बताते हैं आगे। आ गया आंसर, आ गया, कितना आया, 7i। देखिए सबका यही आया है, हाँ हाँ बिल्कुल रुके हैं। क्या हुआ, यहाँ लिखे हैं, मैच कर लीजिए सब लोग। आज हम लोग जो एग्ज़ाम में आएगा, कभी कभी आता है, तो वो सारे भी क्वेश्चंस कर लेंगे। और कल से नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा लगभग आज। ये फर्स्ट चैप्टर है, फिर सेकंड चैप्टर कॉम एनालिटिक फंक्शन। छोटा है बट यही बेस है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबका आ गया ना? किसी का ऐसा है कि कोई जो नहीं आया हो वो बताएं, हम कुछ मल्टीप्लाई में या कुछ कहीं आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। आया बाबू आपका? आया? आया जी? नहीं आया होगा तो कुछ मत करिएगा, एक बार अच्छे से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, कुछ है नहीं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी लिखवाए थे तो आप लोग को याद है ना, मॉडुलस, और एक क्या पढ़ाए थे, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी लिखवाए थे क्या, Z1 प्लस, ये लिखवाए थे, हाँ तो लिख लो, ये लिख लो, इसका यूज है।
उसी का ही स्पेस दे के लिख लो, ठीक है। अभी इसका यूज करेंगे इसीलिए उसी वो जहाँ मॉडुलस में लिखवाए थे ये तो प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिए। अरे कॉन्जुगेट और फिर मॉडुलस, तो पहले कॉन्जुगेट पढ़ाए थे, तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। हाँ ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। ये अरे सॉरी ये मॉड नहीं रहेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मॉड नहीं रहेगा, ये खाली ऊपर रहेगा कॉन्जुगेट। इसको प्रूव करा दें, आप लोग कहें कि सिंपल हो जाएगा प्रूफ। हाँ अरे हो भी जाएगा। देखो मान लिया हम Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस i(y1), ठीक है। Z2 एक कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस x2 प्लस i(y2), देखिएगा ध्यान से। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा जी, x1 प्लस x2 प्लस i(y1) प्लस y2, ठीक है। होल बार इस पे बार, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, तो देखिएगा ध्यान से, दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस i(y1) प्लस y2 पे होल बार, ठीक है। अब ध्यान से ये तो हम लोग को इधर से निकल गया। अब आप लोग यहाँ से देखिए x1 प्लस x2, अब बार हम बताए थे कैसे खुलता है, जहाँ आई रहता है वहाँ क्या हो जाता है माइनस आई, तो क्या होगा जी, तो ये क्या होगा x1 माइनस i(y1) प्लस x2 माइनस i(y2), ये क्या है Z1 बार है ना, ये Z2 बार। समझ में आ गया कि नहीं। तो ऐसे आप लोग डॉट वाला भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। ये सब यूज होगा अभी जैसे क्वेश्चंस कराएंगे, इसीलिए सब यूज है। अभी सब आप लोग कहेंगे कि हो गया, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। कल हम लोग कहाँ पढ़ाए थे, पोलर फॉर्म, क्यों पोलर फॉर्म पढ़ा दिए थे, फिर आर्गूमेंट पढ़ाना है, फिर हम लोग अपना देखिए आज और कल का लेक्चर बहुत केयरफुली समझिएगा। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे एनालिटिक फंक्शन के या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, तो सिंपल सा ऐसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, उसको पहले आप लोग को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे तभी ना क्वेश्चन कर पाएंगे। ये हो गया ना, चल अभी इसमें कुछ बचा था, देखते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम बताए थे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन या जेड प्लेन या आर्गेंट प्लेन लेते थे, तो एक ये एक्स एक्सिस को क्या मानते थे, रियल एक्सिस, वाई को इमेजिनरी। सपोज कर लेते कि कोई पॉइंट पी एक्स कामा वाई यहाँ है, तो ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस ही बोलते हैं ना। और आर की वैल्यू क्या निकली थी, √x² प्लस y², या सिंपल यहां से भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये अगर जो x है और ये y है, तो r हाइपोटेनियस होगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कौन बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बताए थे, निकाले थे, x बराबर क्या निकला था जी, और cos थीटा, y बराबर क्या निकला था, r sin थीटा। देखिएगा दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा जी, x² प्लस y², r² cos² प्लस साइन cos² थीटा, यहाँ से भी निकल सकता,
क्यों? फिर एक बार दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट ये सेकंड फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो y/x क्या होगा जी, r कैंसिल, तो क्या हो यहाँ tan थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, आर्गुमेंट जो आर्गुमेंट होता है जेड का वो होता है, इसी को बोलते हैं tan इनवर्स y/x। लेकिन कब, इन द केस आर्गुमेंट होता क्या है कि जो पॉइंट है उस पॉइंट x पॉजिटिव x एक्सिस से कितने एंगल पे है, तो ये पॉइंट x एक्सिस से थीटा एंगल पे है, तो यही देखिएगा पॉजिटिव x एक्सिस से जो पॉइंट कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट हो उसका हम लोग आर्गुमेंट निकालेंगे, तो वो देखेंगे कि वो पॉइंट पॉजिटिव x एक्सिस से कितने एंगल पे है, तो वही उसका क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट। देखिए जैसे ये पॉइंट pxy हम क्या लिए, जनरल एक पॉइंट है x प्लस iy, अभी एग्जाम्पल भी दे देंगे। तो x प्लस iy पॉजिटिव x एक्सिस से यहाँ हम मान के चले हैं थीटा एंगल पे, तो उसका आर्गुमेंट क्या निकला है, tan इनवर्स y/x। एक एग्जाम्पल सिंपल सा ले रहे हैं, मान लीजिए z बराबर 2 + 3i, ठीक है। अब 2 कहाँ होगा, x एक्सिस पे कहाँ चलेंगे 2, y एक्सिस पे कहाँ चलेंगे 3, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा ना 2, 3। तो अब ये पॉइंट से कौन सा हम लोग को एंगल निकालना है, यही एंगल निकालना है ना, आर्गुमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट यही होगा ना, तो कैसे निकालेंगे, रखिए फॉर्मूला निकालिए, क्या आएगा आंसर, tan इनवर्स 3/2। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा, tan इनवर्स 3/2, तो निकाल लेंगे ना, कंफर्म, समझ में आ गया ना। तो आर्गुमेंट होता क्या है कि उस पॉइंट से पॉजिटिव x एक्सिस, देखो पॉजिटिव x एक्सिस पे कितने एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा, तो वो कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स y/x। लिख लो, लिखना चाहते हो फिर मिटाए इसको। कितने लोग, देखो अब एक चीज़ थोड़ा एक्सटेंड लेवल हायर लेवल में है, जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगर जो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी निकालने में तो हमसे पूछ सकता है। अभी आप लोग को बता देंगे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए नहीं बताना चाह रहे हैं। ये समझ में आ गया ना, सिंपल। चलो, तो आर्गुमेंट क्या कहता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ये बताता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल बना रहा है, ठीक है, कितना एंगल, उस पॉइंट को प्लॉट करो और देखो। और आप लोग तो अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे तो आप लोग प्लॉट कर सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो रख सकते हैं ना, तो काम आसानी से हो जाए। लेकिन देखिए कभी कभी, अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कहीं कॉम्प्लेक्स प्लेन यहाँ मिल जाए, कॉम्प्लेक्स पॉइंट मान लीजिए यहाँ हो, ठीक है, तो एक केस है यहाँ से यहाँ एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और एक इसको हम मिटा दे तब बताते हैं। अभी हम आप लोग को बताए हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, देखिएगा ध्यान से, उसका आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, उसका वो देखते हैं कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने एंगल बना रहा है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ हो, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, -3 -2, कोई भी अन्य कॉम्प्लेक्स नंबर, ये निगेटिव में होगा। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है, पहला वाला निगेटिव, एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट होगा वो सब माइनस में होंगे। अब देखो ध्यान से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो यही है ना, अब इसका दो रास्ता है, या तो हम ये एंगल निकालें, ये भी होगा, या तो ये भी निकालें। तो जो आसानी से हम लोग जो कम एंगल बनाए, तो शार्टेड एंगल यही होगा ना, तो हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे।
तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आर्गुमेंट हो जाएगा, ये जो एंगल होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये ज़्यादा दूरी पे रहेगा, ज़्यादा एंगल बनाएगा, तो क्या निकालेंगे हम? शॉर्टेस्ट एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, देखो आप लोग इजीली यहाँ से, ये ज़्यादा एंगल नहीं बन रहा है और ये एंगल कम है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग ये एंगल निकाल लेंगे, तो यही आपका जो एंगल आएगा यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा? आर्गुमेंट। और आप लोग जानते हैं तो एक क्वेश्चन है, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 + √3, या ऐसे लिख लीजिए जाए 1 + आयोटा, दूसरा 1 - आयोटा अपान। चलिए कैसे निकालेंगे, करिए आप लोग। या इसको ऐसे कर दीजिए यहाँ, अब सही है। देखो अभी इसीलिए बता रहे हैं कि यही बेसिक है जानना। पहले क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है। ठीक है, मॉडुलस के बाद क्या निकालना है? आर्गुमेंट। तो मॉडुलस तो सब लोग निकाल ही लेंगे। क्या आएगा? हाँ, मॉडुलस, वेरी गुड। तुमको नहीं आ रहा समझ में? क्या आया मॉडुलस? 45 डिग्री, π/4। π/4 में मतलब पाई में आंसर लिखिए। तुम्हारा है जी? सभी लोग लगाइए। सबसे पहले हम मान लेंगे z बराबर 1 + i। तो मॉड z निकालना है, तो मॉड z क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर रूट में प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का यहाँ क्या है? 1, इमेजिनरी भी क्या है? तो ये क्या होगा? √2। और आर्गुमेंट क्या होगा यहाँ? आर्गुमेंट z बराबर क्या होगा? tan इनवर्स y/x। तो क्या होगा? tan इनवर्स 1/1। tan इनवर्स ये क्या होगा? tan π/4। देखिए ये 1 आएगा और tan 1 π/4 की वैल्यू, तो ये क्या होगा? और वो इन्फिनिटी आ जा रहा। इन्फिनिटी कैसे आएगा? इस इन्फिनिटी कैसे आएगा आंसर? हाँ, 0/0 तो 0 आएगा, वही तो। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आया ये बताइए इसका? क्या रहा? आई आ रहा है, तो सोचिए आप लोग। रियल जो होगा 0 होगा तो नीचे रहेगा, और इमेजिनरी ऊपर रहेगा, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो सर इन्फिनिटी आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। चलिए कर लिए आप लोग की बता दें अब हम, सबका वही आ रहा है। देखिएगा ध्यान से, π/2 ही आएगा। 1 0 कैसे आएगा? तब क्यों आप लोग 0 0 चिल्ला रहे हैं? π/2 आएगा आंसर। किसका π/2 आया है? ठीक है, गलत मत लगाइए। एक चीज हम बता दे रहे हैं, देखिएगा, ये भी सब बताएं हम। आप लोग ये सब चीज़ें याद रखिए, ध्यान रखिए जो भी है। देखो tan इन्फिनिटी कब होता है? फिर tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो
तो π/2 आंसर आएगा। सब समझ में नहीं आया जी तुम्हारा? चलो वेरी गुड, सबका आ गया ना। अब कुछ नए टॉपिक बताते हैं। तो अब आप लोग सिंपल सा क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, फिर उसका मॉड निकाल सकते हैं, आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, और पोलर फॉर्म में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो एक कर दीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, देखते हैं कर लेंगे कि नहीं। पढ़ाए हैं तो उसका रिजल्ट भी तो चाहिए कि क्या कर पा रहे हैं आप लोग। और हम एक लेक्चर में पढ़ाने के बाद आप लोग क्वेश्चन को सही कर ले रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, क्यों? चलिए, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखें 2 प्लस आयोटा। चलिए, जिसको नहीं आएगा उसको हम बता देंगे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या पुट करते हैं, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। यहाँ x क्या है और y क्या है? हाँ, चलिए तो अब करिए। कह रहे होंगे कि सर कितना क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक लेक्चर पढ़ाए नहीं, क्वेश्चन करवा रहे हैं। अरे ये आप ही लोग के लिए हो रहा है। हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले अपने लिए, हम ही सीख के रह जाएंगे। क्यों? आप लोग करेंगे, आपके लिए ही है। क्या आया? अरे हम आर नहीं पूछ रहे हैं, अब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। थीटा की कुछ वैल्यू निकलेगी, आर की वैल्यू कुछ निकलेगी, उसमें रखिए ई पे पावर आई थीटा। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते थे, जेड बराबर आर ई पे पावर आई थीटा। यही बताए थे ना पोलर फॉर्म, भूल गए? देखिए अभी आप लोग ऑनलाइन वाले तो फिर फिलहाल क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले का जो डाउट होगा वो लोग तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा। आप लोग तो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ आप लोग का अगर जो कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना हो आप लोग को। आ गया समझ में? नहीं आया? हाँ, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहे हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, x बराबर क्या रखते थे, r cos थीटा, y बराबर क्या रखते थे, r sin थीटा। तो यहाँ से क्या मिलता था, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो r बाहर कर लीजिए तो क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। और इससे क्या लिख सकते थे, r e पे पावर i थीटा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है ये किस फॉर्म में होता है, r e पे पावर i थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो गिवन सोल्यूशन जो हम लोग लिखेंगे, क्या दिया है, z बराबर 2 प्लस i। देखिएगा ध्यान से, तो ये क्या होगा जी, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो r cos थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से 2, और r sin थीटा बराबर क्या होगा, 1। क्यों? देखो स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस, तो r बराबर क्या होगा, √5। r की वैल्यू मिल गया। अब थीटा वैल्यू, थीटा की वैल्यू एक बार डिवाइड करो तो tan थीटा बराबर क्या मिलेगा, तो थीटा बराबर क्या होगा,
बस यही थीटा की वैल्यू। तो ये जो आपका आंसर आएगा ये क्या होगा, √5 cos tan इनवर्स 1/2 प्लस आई साइन tan इनवर्स 1/2। पोलर फॉर्म मतलब क्या, r और थीटा की वैल्यू निकालना। अब tan इनवर्स 1/2 किसी कोई वैल्यू होती है नहीं ना, होती होगी कोई पॉइंट में, तो हमको पॉइंट पे लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट tan इनवर्स 1/2 थीटा की जगह पर लिख दे रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? तो चलिए अब ये कर दीजिए आप लोग। हाँ √5 तो वही तो बात हुआ, तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 2√5 हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू पाई में नहीं आएगी जो हम लोग टेबल में जानते हैं, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आंसर सही है, ठीक है, वो भी सही है। अब बाद में जब चाहे tan इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालिए, चाहे cos इनवर्स 2/√5, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, जाके देख लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेटर होगा। आप लोग ये करिए z बराबर 1 प्लस √3 आयटा। चलिए आ गया ना समझ में कैसे करना है, बस r और थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। हो गया? सभी लोग का आंसर आना चाहिए। आपका आया? चलिए करिए सभी लोग। आ गया बाबू? देखिए इसलिए आप लोग को ये सिखा रहे हैं, यही जब आगे हम लोग पढ़ाएंगे तो यही सारा चीज़ आप लोग को करना है, तो यहाँ सीखे रहेंगे तो आप आसानी से आगे कर लेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा हम डीपली में भी नहीं जा रहे हैं। आ गया जी? z बराबर क्या आया, √2 कितना आया जी, 2 आया है, 2 आया है, और ये cos पाई/, क्या हुआ, या इसी को लिख सकते हैं 2e पे पावर, क्यों, यही आया सबका आंसर। यही आंसर होगा, चाहे ये या ये, दोनों फॉर्मेट में। अरे अब कोई वैल्यू मत रख दो, वैल्यू रखोगे तो वही मिल जाएगा, तो फायदा क्या है, ठीक है। ये नहीं कि cos π/6 की वैल्यू आ रहा है तो रख दोगे तो फिर वही मिल जाएगा आप लोग को। पोलर फॉर्म मतलब क्या, r थीटा में रहे तो ये सही है। क्या बाबू बोलो, क्या हो गया, समझ में आ गया ना। चलो तो अब हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है सीख गए हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पहचान लेंगे, कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे, आर्गुमेंट निकाल लेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इतना काम तो हम लोग कर लिए गए हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो वेरी गुड। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे रियल एनालिसिस, उसमें बहुत जगह फंक्शन आया होगा, ठीक है। तो फंक्शंस का डिफिनीशन होता क्या है, मतलब हम यहाँ बताएंगे नहीं रहे डीपली, बस आप लोग को समझा रहे हैं। एक बार याद कर लीजिएगा कि क्या होता था कि f a से b, देखिएगा ध्यान से, f एक रिलेशन है कहाँ से कहाँ, a से b पे,
और ये फंक्शन कब कहलाएगा, जब ए का हर एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से जाके रिलेशन करे, इमेज बनाए, यूनिक इमेज। जैसे 1 2 3 2 4 5 6, देखिएगा ध्यान से, ए का हर एक एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ ए देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन बी या देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज इन बी। मतलब ए का हर एक एलिमेंट मैप करे बी के एलिमेंट से, और कैसा करे, यूनिक। सपोज कर लीजिए ए यहाँ मैप कर रहा है, यहाँ यूनिक मैप कर रहा है, दो जगह मैप कर रहा है ना, तो ये फंक्शन नहीं होगा। कहाँ मैप करना चाहिए, यूनिकली, मतलब एक ही जगह जाके अपना रिलेशन बनाना चाहिए। ए का हर एक एलिमेंट बी के सिंगल या यूनिक एलिमेंट से रिलेशन बनाना चाहिए। और कैसा, सारे एलिमेंट ए के, बी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रॉब्लम है ए के लिए कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट मैप करना चाहिए बी के यूनिक एलिमेंट से। तब उस केस में इस रिलेशन को हम लोग बोलते थे फंक्शन। जैसे ही अगर जो 1 दो जगह इमेज बनाया, तुरंत हम लोग यहाँ बोल देते थे कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 का इमेज दो जगह बन रहा, 2 और 4 पे। फंक्शन का डिफिनेशन ये होता है कि ए रिलेशन f फ्रॉम a to b इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ a देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन बी, जो प्री मतलब इमेज कहलाए ए का। देखो 1 का इमेज क्या होगा, 2 का इमेज मान लो, सपोज कर लो 2 का यहाँ रिलेशन में है, 2 का 4, 3 का 5। बस रिमाइंड करा रहे हैं 5 A B C। देखो ये छूट गया ना, ये कुछ नहीं बनाया अपना, तो ये फंक्शन नहीं होगा। हर एक एलिमेंट अपना इमेज बनाना चाहिए, और कैसा बनाना चाहिए, यूनिक। ये रियल एनालिसिस का फंक्शन था कि रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ते थे कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के यूनिक एलिमेंट से जाके रिलेशन बनाए, मैप करें। दो भी नहीं होना चाहिए, मतलब जो 1 है दो जगह मैप नहीं करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट दो जगह मैप नहीं करना चाहिए, और सारे करने चाहिए। जैसे ये नहीं कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं, अगर जो ये अपना रिलेशन बनाए सी से तो फंक्शन होगा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स में थोड़ा अलग हो जाता है। अभी बताएं ना कि सेम चीज़ें है, अभी हम आप लोग को यही चीज़ बताया है कि कोई भी फंक्शन तब कहलाएगा जब डोमेन, ए यहाँ डोमेन था, बी क्या था, कोडोमेन। डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन से जाके मैप करे, और कैसा मैप करे, यूनिकली मैप करे, ठीक है। तो उस केस में फंक्शन बोलते थे। लेकिन यहाँ चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये अगर जो रिलेशन फॉलो करता है, देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी अगर जो डोमेन का हर एक एलिमेंट्स बी के यूनिक एलिमेंट से जाके मैप करे, तो उस केस में हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सिंगल वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और अगर ए का एक एलिमेंट बी के या डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक या दो से अधिक एलिमेंट पे जाके मैप करे, तो रियल एनालिसिस में फंक्शन नहीं बोलते थे। यही बताए थे ना, अभी देखिए ये रियल एनालिसिस में फंक्शन नहीं होता। बट अगर जो ये चीज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हो कि डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के दो एलिमेंट पे जाके मैप करे, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ दो चीज होता है, कॉम्प्लेक्स सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टी। अभी एग्जाम्पल देंगे तो आप लोग को सब समझ आएगा। देखिए जो कॉम्प्लेक्स सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है वो सेम बिहेव करता है जैसे रियल एनालिसिस में जो आप फंक्शंस पढ़े हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टी वैल्यूड फंक्शन जो होता है, अगर जो रियल एनालिसिस में ये चीज़ देखें तो ये फंक्शन ही नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आप लोग को, जैसे देखिएगा ध्यान से,
ये सी से सी पे है, ठीक है, और मैप डिफाइन कर दे रहे हैं, ये जेड है, एफ जेड बराबर जेड हाफ, मतलब रूट जेड है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखिए आप लोग ध्यान से, यहां हम कह रहे हैं एफ -4 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रूट -4 की वैल्यू क्या होगी? 4i होगा, +-2i, ठीक है, क्या होगा? +-2i। तो 4 कहाँ मैप कर रहा है? +2i पे भी मैप कर रहा है, -2i पे भी मैप कर रहा है, दो जगह मैप कर रहा है ना। अगर जो ये कॉम्प्लेक्स रियल एनालिसिस होता है तो इसे फंक्शन नहीं बोलते, लेकिन अब इसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या बोलेंगे? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। आ गया समझ में? क्लियर ना? कॉम्प्लेक्स रियल एनालिसिस में तो इसे फंक्शन नहीं बोलते, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है कि जो रियल एनालिसिस में जो फंक्शन होते हैं और यहाँ सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो तरह के फंक्शन मिलेंगे, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन और एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो समझ में आ गया ना? चलो, बुक में डिफिनेशन है बस। जैसे देखो, अभी हम बहुत सारे जो आप लोग के एग्जाम्स में आएंगे उसमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन आएगा टर्म, तो आप लोग कन्फ्यूज रहते, इसीलिए बता दिए। अब समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? चलो देखो, थोड़ा इधर का डिफिनेशन जो है थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट समझने के लिए समझेंगे तो सही हो जाएगा, कुछ मतलब डिफिकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं कि देखिएगा ध्यान से, लिमिट का कॉन्सेप्ट इसलिए हम रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स को जोड़ रहे हैं कि देखिएगा ध्यान से, इसलिए जोड़ रहे हैं कि आप लोग पढ़े हैं, रियल एनालिसिस पढ़ के आए हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थोड़ा सा डिफरेंट है, हटके है। क्योंकि रियल एनालिसिस में आप लोग को एक लाइन पे काम करना था, एक लाइन पे काम करना था ना, -∞ से लेके इन्फिनिटी पे। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या पूरा प्लेन दिया गया है, अब पूरा प्लेन पे काम करना है। अरे एक छोटा सा कमरा और एक फ्लैट मिल जाए तो अंतर नहीं है, रहने का ढंग भी बदलना पड़ेगा, तो यही चीज़ है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या है? पूरा फ्लैट है, और रियल एनालिसिस क्या है? एक फुटपाथ है जहाँ कुछ रहने का। एक लाइन पे क्या होगा काम? आपको पूरा प्लेन दे दिया गया। तो लिमिट देखिए यहाँ से, रियल एनालिसिस में आप लोग लिमिट पे कैसे काम करते थे कि किसी भी, जैसे हम कहें कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x), मतलब जब x टेंड करेगा a की तरफ तो f(x) का लिमिट क्या होगा? मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ ए है, सपोज कर लीजिए, देखिए थोड़ा सा समझना है, बस समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है? अब हमको x, यही देखिए रियल एनालिसिस की ये लिमिट है। रियल एनालिसिस में पूरा एक लाइन दिया गया आप लोग को, और बीच में मान लिया कि कहीं कोई पॉइंट ए, तो ए की तरफ देखिए ये टेंड कर रहा है ना, एक्स कहाँ टेंड कर रहा है? ए की तरफ। तो ए की तरफ जाने के लिए कितने रास्ते हैं? दो ही रास्ते हैं, या तो लेफ्ट से चलो या तो राइट से चलो, यही हुआ ना। तो इसीलिए हम लोग रियल एनालिसिस में क्या निकालते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यही निकालते थे ना। लेफ्ट हैंड साइड दूसरा है, प्रूफिंग करने वाला है, लेफ्ट LHL RHL क्या निकालते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट। और देखो सिंपल सी बात, आप लोग को ये पूरा एक ही लाइन दिया है, इसी पे रहना है। आप लोग कहें कि हम ऐसे आ सकते हैं, तो यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं है, यहाँ तो आपको कोई पॉइंट नंबर ही नहीं है। आप लोग को ए से ए की ओर जाने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो लेफ्ट से चलिए या तो राइट से। तो हम लोग क्या निकालते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या निकालते थे? f a प्लस h। और ये क्या होता था? सॉरी, ये a माइनस h होगा, यहाँ माइनस लिखते थे, और ये क्या होगा? a प्लस। तो देखते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब सेम आती थी तो लिमिट एग्जिस्ट करता था, अगर जो डिफरेंट आती थी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था। सेम चीज़ है, यहाँ है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, ठीक है। लेकिन देखिएगा ध्यान से, ये तो समझ में आ रहा, BSc में पढ़ के आए रियल एनालिसिस में क्या निकालते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आते थे, तो हम लोग बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अन्यथा नहीं कर रहा है। अब देखिए ध्यान से,
अब आप लोग को कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन दे दिया गया, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गेंट प्लेन बोलते हैं एक्स और ये वाई, ये कोई पॉइंट, इसे रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। अब इसका मतलब क्या होगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड एफ जेड। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब जेड जीरो की तरफ टेंड करे तो एफ जेड की लिमिट क्या हो गई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई पॉइंट जेड जीरो यहाँ है, अब तो पूरा प्लेन दिया है ना। अब चाहे आप यहाँ से आइए, यहाँ से चलिए, यहाँ से पूरा प्लेन आप कहीं से भी आ सकते हैं। इस पॉइंट पे आने के लिए कितने मार्ग हैं, इनफाइनाइट मार्ग है। देखिए पूरा प्लेन दिया गया, आप यहाँ से चलिए, यहाँ से जा सकते हैं ना। तो अगर जो सारे जगह सारे मार्ग से सेम वैल्यू आए तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। रियल लाइन में क्या था, आपको एक लाइन ही दिया था, उस लाइन पे आप या तो लेफ्ट से जा सकते थे या तो राइट से जा सकते थे, लेकिन ये तो पूरा प्लेन है, इसमें हम कहीं से भी जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इनफाइनाइट रास्ते होंगे। तो आपको ये देखना है कि अगर जो देखिए कहीं से भी कहीं दो ऐसा मार्ग चुन लिए कि अगर जो दो आप मार्ग ऐसा चुन लिए या इसी से चुन लीजिए, कहीं से भी कोई भी दो मार्ग चुन लीजिए और दोनों पे वैल्यू लिमिट क्या आ गई, डिफरेंट आ गई, तो डायरेक्ट बोल दीजिए लिमिट नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आप किसी भी रास्ते से जाइए, उस पॉइंट पे पहुंचिए, तो सब पे लिमिट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। बस सिंपल सा चीज़ है। रियल एनालिसिस में एक लाइन होता था, उसमें हम दो ही तरफ से जा सकते थे, तो इसीलिए दो तरफ से निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसमें पूरा प्लेन है, तो इसमें इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए इनफाइनाइट वे है, तो सारे वे से अगर जो सेम लिमिट आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं। सारे वे से निकालना इजी है क्या भाई, इनफाइनाइट रास्ते से हम लोग थोड़ी निकाल पाते हैं, तो उसके लिए कुछ काम किया जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे क्वेश्चन भी लगा। देखो क्वेश्चन लगाने में बहुत आसान है, क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे, बट कॉन्सेप्ट होता क्या, एक्चुअली मीनिंग क्या होता। अभी तक आप लोग को रियल एनालिसिस में खाली लेफ्ट हैंड राइट है लिमिट निकालते थे, कुछ पता था उसका मीनिंग कि क्यों निकालना है लेफ्ट हैंड राइट। अब समझ में आ गया ना कि लिमिट होता क्या है, कि उस पॉइंट पे हम लोग कितने मार्ग से जा सके और जहाँ से भी जा सके सेम वैल्यू आना चाहिए। तो रियल एनालिसिस में एक ही लाइन था भाई, उस पर तो या तो लेफ्ट से जा सकते थे या राइट से जा सकते थे। इसके लिए पूरा प्लेन है, तो इसके लिए इनफाइनाइट वे है, तो हम कहीं से भी जाएं और सारे जगह से क्या आना चाहिए, सेम लिमिट आना चाहिए। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखे हैं क्वेश्चन, कि प्रूव करना है कि लिमिट z बार अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट। जब जीरो कहाँ, z कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, ठीक है। अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। थोड़ा आज बोरिंग लग रहा होगा, क्यों? देखिए एक स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर, अभी जब थोड़ा नेबरहुड पढ़ाएंगे और डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यू, थोड़ा सा डिफिनीशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट आप क्वेश्चंस लगाने में सही होगा। अभी यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, जो अभी पढ़ाएं सिंगल वैल्यूड कन्फर्म हुआ है ना, सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यूड में, तो बस हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आगे कोई टर्म ऐसा पढ़ाएं कि आप लोग समझ में नहीं कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो अभी से इसीलिए हम क्लियर करते रहें कि ताकि आप लोग को परेशानी ना हो आगे समझने में, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो करवाएंगे अभी ये सब आएगा, ऐसा नहीं है। अभी 1-2 क्वेश्चन कराएंगे टाइम, तो देखिए क्या होता है। प्रूव दैट क्या लिखे हैं, लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसको हम करा रहे हैं।
यहाँ एफ जेड क्या दिया है जी, ठीक है। जेड बार की वैल्यू क्या होती है, देखिए आंसर कितना अभी इजी, अभी हम करा देंगे तो आप लोग सोचेंगे कितना इजी है, क्यों, जब डिफिनेशन समझाए हैं तभी। अभी देखिएगा z बराबर 0 यहाँ होगा ना पॉइंट, देखो z बराबर 0 दैट मीन्स 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 इंटू आई, और इसको ऑर्डर पेयर में क्या लिखेंगे, ओरिजिन, तो z बराबर 0 यही पॉइंट होगा ना। अब इस पॉइंट से आने के लिए कितने रास्ते, आप यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये काम है कि हम कोई दो पाथ चूज करेंगे, एक मतलब कोई दो पाथ चूज कर दिए और दोनों पाथ से दिखा दिए कि दोनों का लिमिट डिफरेंट आ रहा है, तो जैसे ही डिफरेंट आएगा वैसे क्या कहेंगे हम, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया ना, चलिए समझदार हैं आप लोग। तो लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड, लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ z बार z की वैल्यू लिख दिए हैं x माइनस आई वाई अपान एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब 0 की जब कह रहा कि 0 z 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो हम कोई भी दो पाथ चूज लिए, इफ z टेंस टू 0 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कोई भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लें, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है ना, तो यहाँ क्या होगा, y इक्वल टू 0। तो जब देखिए जब z 0 पे टेंड करेगा तो y 0, z 0 पे टेंड करेगा तो इसका मतलब क्या, x y दोनों 0 0 पे टेंड करेंगे। देखिए z को ऑर्डर्ड पेयर में x y लिख सकते हैं ना, अरे z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई, या इसी को ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखिए x y, ठीक है। तो जब z 0 पे टेंड करेगा इसका मतलब x भी 0 पे टेंड करेगा, y भी 0 पे टेंड करेगा। तो यहाँ से जब y की वैल्यू 0 आ गई तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये लिमिट x टेंस टू 0 और x माइनस 0 अपान x प्लस 0, y बराबर 0 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, लिमिट, देखिए y टेंस टू 0 इसलिए नहीं लिख रहे हैं ना कि अलॉन्ग x एक्सिस निकाल रहे हैं, तो x जब z 0 की तरफ टेंड करेगा, अलॉन्ग x एक्सिस निकाल रहे हैं तो x ही 0 की तरफ टेंड करेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, x बाई एक्स, ये क्या आ जाएगा वैल्यू, आ गया समझ में। अब देखिए दूसरा केस, इफ z टेंस टू 0, तो क्या होगा जी, यहाँ x बराबर 0, तो ये क्या होगा, लिमिट, अब यहाँ y टेंस टू 0, यहाँ क्या होगा, माइनस आई वाई अपान, तो आई वाई कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा यहाँ, देखिए x एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, y एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट क्या आ रहा है, -1, जबकि सारे किसी भी अलॉन्ग निकाले, किसी पास से निकाले सेम लिमिट आना चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आ गया, लिख लीजिए, इजी है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि जब डिफिनेशन, इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कहीं से भी हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा दैट इज
बाबू अभी आप लोग ऑनलाइन वाले तो फिलहाल ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे जो प्रॉब्लम होगी, बट आप लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ लीजिए कोई भी डाउट, एकदम नहीं कि सर बेइज्जती कर देंगे पूछ लेंगे। अरे स्टूडेंट ये सब सोचेंगे कि सर क्या सोचेंगे या मेरे दोस्त लोग क्या सोचेंगे पूछेंगे तो सीख नहीं पाएंगे आप लोग। तो इसीलिए जो भी डाउट्स हो, तुमको समझ में आ रहा है जी? चलो तो देखो, इसलिए हम लोग यही चीज़ें हैं, अभी हम कुछ आप लोग को चीज़ें बता दे रहे हैं जो कि हेल्पफुल रहेगी आगे लिमिट फाइंड करने में। इतना लिख लीजिए, अटेंड कर लीजिए। टाइम हो गया क्या? कौन कहा टाइम हो गया? जाने जल्दी है क्या? ये हो गया, ठीक है। चलिए, सबको समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? मिटाएं इसको, लिख लिया आप लोग। क्या देखो, z टेंस टू 0, इसका मतलब x टेंस टू 0, y टेंस टू 0। अरे जब z 0 पे टेंड करेगा तो x 0 पे टेंड करेगा, y भी 0 पे टेंड करेगा। और जब हमें अलॉन्ग x एक्सिस निकाल रहे हैं तो जहाँ जहाँ y है 0 हो जा रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। तो हम क्या लेके चल रहे हैं? x टेंस टू 0। आप दोनों लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम y को 0 ही मान लिए तो y की लिमिट क्या दिखाएं? तो इसीलिए हम x एक्सिस को लेके चल रहे हैं। जब अलॉन्ग x एक्सिस लेके चलेंगे तो x 0 की तरफ टेंड करेगा, अलॉन्ग y एक्सिस करेंगे तो y 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अगर जो कोई, जैसे अभी हम लोग रियल एनालिसिस में लिमिट जनरली हम लोग को सिंगल वेरिएबल में मिलता था, f(x) का फंक्शन या f(y) का, उसमें एक ही वेरिएबल होता था। कॉम्प्लेक्स में 2 वेरिएबल होता है ना, x और y। तो अगर जो कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हो, पॉलिनोमियल मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, पढ़ते आ रहे हैं, तो वो तो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है हर एक पॉइंट पे। तो यहाँ भी अगर जो कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स, जैसे हम ऐसे लिख दें f(x) या सब कुछ कर लीजिए, जैसे हम मान लीजिए f(z) इक्वल टू ले लिए मॉड z, ये z स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। z मॉड z स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल का, तो पॉलिनोमियल है तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा और हर जगह क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी की केस अलग हो जाती है। रियल एनालिसिस में क्या होता है कि अगर जो कोई फंक्शन पॉलिनोमियल होता है तो उस पर लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। बट यहाँ थोड़ा अलग हो जाएगा मामला, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो ये अगर जो कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये श्योर है। जैसे हम ये लिख दें आप लोग को f(z) z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3 कहें लिमिट z टेंस टू 0 f(z) निकालिए। तो सिंपल सा, ये z में पॉलिनोमियल है कि नहीं है ना? पॉलिनोमियल, तो लिमिट क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ z वहाँ 0 रख देंगे, 3 आ जाएगा आंसर। समझ में आया? प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब पॉलिनोमियल नहीं होता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी, उस पर भी लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब एक बार आप लोग बीएससी का जाके रियल एनालिसिस का सेकंड ईयर का उसमें पढ़ेंगे थ्योरम, तो दिया गया है कि कौन कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, फंक्शन से ही पहचान लेंगे, ठीक है। और नहीं तो हम लोग निकाल भी लेंगे, कौन दिक्कत है। तो लिमिट निकाल लेंगे आप लोग, निकालना नहीं है, इसमें डिस्प्रूव ही करना है अधिकतर। क्योंकि देखो
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर जो पॉलिनोमियल दिया हो तो सिंपल वे में तो निकल सकता है लिमिट, लेकिन कोई और डिफरेंट दिया हो तो उसके लिए इनफाइनाइट जगह तो जाना आसान नहीं है, इसीलिए जब भी देगा तो डिस्प्रूव करने के लिए दिएगा। तो आप लोग को सिंपल सा 2 पाथ चूज करना है और दिखा देना है कि दोनों पाथ पे डिफरेंट लिमिट आ रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? टाइम है ना, चलिए अभी बता दे रहे हैं। छोटा सा एक डिफिनेशन है। अब आप लोग इसके लिमिट के बाद आप लोग कॉन्टीन्यूटी पढ़े होंगे। कॉन्टीन्यूटी में मतलब कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब होता है, तो क्या पढ़ाए थे आप लोग कि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है और यहाँ ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू f ऑफ a, मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाए और उस पॉइंट पे वैल्यू भी सेम आए। क्यों? तो अरे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब समझ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इसका मतलब अगर जो ये एग्जिस्ट करता है तो यहाँ से कंफर्म करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होगा और जो यहाँ वैल्यू मिलेगी वो दोनों होगा। तो इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उस पॉइंट पे वैल्यू अगर जो सेम आती है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सेम यहाँ भी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, लिमिट फाइंड करेंगे और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, अगर जो दोनों सेम आ गया तो कॉन्टिन्यूअस, अन्यथा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, चलिए तब फिर कल आप लोग को डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा के उसके बाद में हम लोग एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। कोई दिक्कत? अगर जो आप लोग थोड़ा सा अभी जो आज का टॉपिक पढ़ाए हैं थोड़ा थ्योरेटिकल था तो एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा और जो भी डाउट्स हो गए आप लोग पूछ लीजिएगा। लेकिन कल या आज शाम के जाके रियल एनालिसिस का एक बार बुक देख लीजिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी। क्यों? क्योंकि ये पूरा चैप्टर उसी पे है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा पढ़ के आइएगा आप लोग। ओके।